नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी को जो है मेरे वीडियोस और जो कंटेंट जो भी मैं वीडियोस में दे रहा हूं, लीगल कंटेंट या लीगल अवेयरनेस, वो पसंद आ रही होगी। और मेरी कोशिश ये भी है कि आपकी जो भी लीगल क्वेरीज आ रही हैं उनका जो है सही रूप से जल्दी जो है मैं उनका आंसर करूँ। कुछ व्यूअर्स की, कुछ सब्सक्राइबर्स की, स्टूडेंट्स की, प्रोफेशनल्स की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं जो हूँ लीगल रीजनिंग या लीगल एमसीक्यू के ऊपर जो है वीडियोस बनाऊं। तो अब जो है कुछ सीरीज जो है मैं बनाऊंगा जो कि लीगल एमसीक्यू यानी कि लीगल मल्टी चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर होंगी। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादातर जो है एग्जाम्स, जो लॉ के एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं जिसमें कि क्वेश्चन दिया होता है और उसकी 4 ऑप्शन होती हैं। तो ये जो सीरीज होंगी या जो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये सभी एग्जाम्स के लिए होगा, जैसे कि जुडिशियल एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा जो लॉ एंट्रेंस होते हैं उसके लिए, कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके लिए, और जैसे यूजीसी में भी लॉ का सब्जेक्ट आता है तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ये उसके लिए, या और भी जो लॉ के कंपटीशंस होते हैं जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, ये उनके लिए, सभी के लिए होगा। और इसमें जो है मेरी कोशिश होगी कि सारा जो सब्जेक्ट है वो कवर किया जाए धीरे धीरे करके। तो आज ये पहला वीडियो है मेरा, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो अभी के लिए मैंने 50 क्वेश्चन ही लिए हैं। तो हम अब जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है एमसीक्यू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी जो है इनिशियल स्लाइड है। क्वेश्चन से पहले एमसीक्यू फॉर ऑल जुडिशियल एग्जाम्स, लॉ एंट्रेंस, यूजीसी एग्जाम एंड अदर लॉ कॉम्पिटिशंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्वेश्चन 1 to 50। तो अभी हम जो है धीरे धीरे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए, इसकी ऑप्शन आ जाती हैं हमारे पास। ऑप्शन ए इज एनफोर्सेबल एक्सेप्टेंस, ऑप्शन बी इज एक्सेप्टेड ऑफर, ऑप्शन सी इज अप्रूव्ड प्रॉमिस एंड ऑप्शन डी इज कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर होगा एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ध्यान रखें इस चीज को, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, promises which form the consideration or part of consideration for each other or called। इसकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। रेसिप्रोकल promises, क्रॉस ऑफर्स, कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल promises। तो promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises। तो इसकी आंसर भी जो है ए है, आप ध्यान रखें इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड अंडर। कौन से सेक्शन के अंडर होगा? सेक्शन 2D, सेक्शन 2E, सेक्शन 2F और सेक्शन 2G। इनमें से कौन सा सेक्शन होगा जिसमें कि एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड? एंड आंसर इज सेक्शन 2G। सो इसका आंसर है डी, सेक्शन 2G के अंदर लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज स्टेटेड टू बी वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A इज। देखिए, जो ऑफर है सेक्शन 2A में है। हम इसमें अब देखिए आपको और भी एक क्वेश्चन आ गया, जैसे कि ऑफर किस सेक्शन में है, तो यानी कि सेक्शन 2A जो है वो ऑफर का है। और ऑफर जो है एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A इज
यहाँ पे हमारी ऑप्शन है सी करेक्ट है। तो विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट और अदर देयरटू, यानी कि ऑफर क्या है, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर देयरटू। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज। एक वॉइड एग्रीमेंट है वो सिग्निफाई क्या करता है? ऑप्शंस हैं एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट वायलेटिंग लीगल प्रोसीजर्स एंड एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो इनमें से वॉइड एग्रीमेंट क्या सिग्निफाई करता है? दैट इज बी, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि जो वॉइड एग्रीमेंट है दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, लॉ उनको एनफोर्स नहीं करवा सकता किसी भी कीमत पर, जो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अंडर सेक्शन 2B, if the person to whom the proposal is made signifies his consent, the proposal is said to have been, यानी कि अंडर सेक्शन 2B अगर if the person to whom proposal is made, यानी कि जिसको भी प्रपोजल दिया गया है और वो अपना एसेंट कर देता है, तो क्या माना जाएगा? The proposal is said to have been accepted, agreed, provisionally agreed, tentatively accepted। इसका आंसर है एक्सेप्टेड, यानी कि डायरेक्टली जो है यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्टेड इसका आंसर आएगा। ऑप्शन है हमारी ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, जब एक प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B, एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B, यानी कि प्रपोजल जो है जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा अंडर सेक्शन 2B। इसका आंसर यानी कि ए है ऑप्शन हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained from doing or does or abstained from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstentions or promise under section 2D is called। देखिए क्वेश्चन तो है समझने वाला है। When at the desire of the promiser, यानी कि प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी ने कुछ कर दिया है या कुछ नहीं किया है, या वो नहीं करने के लिए कहता है या कुछ करने के लिए कहता है, वो जो एक्ट है करने का या ना करने का, वो सेक्शन 2D में क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर इज बी, दैट इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, यानी कि जो वो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो जो है एक तरह की कंसिडरेशन है प्रॉमिस के लिए। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 10, promises which form the consideration or part thereof for each other under section 2F are called। Promises which form the consideration or part of consideration for each other under section 2F are called reciprocal promises, यानी कि जो promises एक दूसरे की consideration या part of consideration है तो they are reciprocal promises, और इसका आंसर जो है वो C है। क्वेश्चन नंबर 11, every promise or set of promises forming consideration for each other under section 2E is called। इसकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका है एग्रीमेंट, यानी कि एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर अंडर सेक्शन 2E इज कॉल्ड एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ at the instance of one party and not of the other party under section 2I is called। यानी कि जो एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल एट लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी के लिए तो वो एनफोर्सेबल है लेकिन दूसरी पार्टी के लिए जो है एनफोर्सेबल नहीं है अगर, तो वो कौन सा एग्रीमेंट होगा? क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो इसका आंसर है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2I, और जो वहां पे जो है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन पार्टी एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टी अंडर सेक्शन 2I। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच इज करेक्ट। अब इसमें ऑप्शन दी गई है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस,
बी ऑप्शन है प्रपोजल प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों चीजें जो हैं ए, बी और सी में जो लिखी गई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इन ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हाट कम्स फर्स्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आता है? ए एनफोर्सिबिलिटी, बी एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिस और डी प्रपोजल। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या आएगा? प्रपोजल आएगा, बाकी चीजें उसके बाद ही आएंगी। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 2C promiser is the first person who makes the proposal, B person who accepts the proposal, person who makes the promise, person to whom proposal is made। तो promiser कौन है? A who makes the proposal, यानी कि जो proposal दे रहा है वो promiser होगा। अंडर सेक्शन 2C promisee, अब promisee कौन होगा? इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल, पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिसेस, पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। तो इसका आंसर है बी, पर्सन हु एक्सेप्ट्स द प्रपोजल, यानी कि वो प्रॉमिसी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गुड्स डिस्प्लेड इन ए शॉप विद ए प्राइस टैग इज एन, यानी कि जो शॉप पे गुड्स डिस्प्ले किए होते हैं विद ए प्राइस टैग, तो वो क्या है? क्या वो ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर है, काउंटर ऑफर है, या नन ऑफ द अबव है? तो आंसर इज बी, इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ए टेंडर इज एन ऑफर, एन इन्विटेशन टू ऑफर, ए काउंटर ऑफर और प्रॉमिस। तो एबीसीडी में कौन सा है देखते हैं। आंसर इज बी, एन इन्विटेशन टू ऑफर, यानी कि जो भी टेंडर हो रही है चीज, टेंडर क्या है? एक इन्विटेशन टू ऑफर है, ना कि ऑफर। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल यानी कि आपने कोई चीज प्रपोज की है वो कंप्लीट कब होगी? इसका आंसर हम देख लेते हैं पहले। बी, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, यानी कि मेरा प्रपोजल, उसकी कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब जिसको मैंने वो प्रपोजल दिया है उसकी नॉलेज में आ जाएगा। तो यानी कि मेरी तरफ से जो है मेरा प्रपोजल कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो है आंसर है बी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल, यानी कि जो एक्सेप्टेंस का उसने कर दिया है तो वो प्रपोजल के लिए कब कंप्लीट होगी? देखिए इसमें दो चीजें हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर, तो प्रपोजर के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? इसका आंसर है बी, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, यानी कि जब जो है एक्सेप्टेंस जो है ट्रांसमिशन में हो जाए वो, यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और अपना जो है वो ट्रांसमिट कर दिया है, ट्रांसमिशन में है वो, तो यानी कि वो प्रपोजर की तरफ से एक्सेप्टेंस उसका कंप्लीट हो गया है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ उसका जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा उसके लिए, यानी कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, यानी कि जब वो जो है प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा तो जो है एक्सेप्टर के लिए उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लेटर और टेलीग्राम कैन बी कंप्लीट। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लेटर और टेलीग्राम कैन बी कंप्लीट। ए, बी, सी, डी चार ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या है। ए, व्हेन इट इज डिस्पैच्ड, यानी कि कोई ऑफर है वो रिवोक करना है बाय लेटर और टेलीग्राम, तो यानी कि जब वो डिस्पैच हो जाएगा तो उस टाइम जो है उसका जो है रेवोकेशन ऑफ ऑफर बाय लेटर और टेलीग्राम कैन बी कंप्लीट व्हेन इट इज डिस्पैच्ड, यानी कि डिस्पैच हो गया तो वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड मस्ट ए
बी एब्सोल्यूट, बी अनक्वालिफाइड, सी बोथ बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड बी कंडीशनल। और इसका आंसर है सी बोथ बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि एक्सेप्टेंस को अगर यानी वैलिड होना है, यदि एक वैलिड एक्सेप्टेंस तभी होगी जब वो एब्सोल्यूट होगी और अनक्वालिफाइड होगी। क्वेश्चन नंबर 24, ए कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय ए माइनर इज, ये बहुत ही कॉमन जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन आता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर इज क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ईदर पार्टी। इसका आंसर है बी, यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 इज a contract which ceases to be enforceable by law becomes void कब? Option A is when it ceases to be enforceable, B before it ceases to be enforceable, C no such condition necessary और D none of the above। इसका आंसर है A, when it ceases to be enforceable, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void। तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 26 है, एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड, एक एक्सेप्टेंस को कब जो है रिवोक यानी कि वापस लिया जा सकता है। इसकी हम आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोमिसी, यानी कि एक एक्सेप्टेंस जो है वो रिवोक तभी कर सकते हैं जबकि एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि जब तक कि उसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाती एज अगेंस्ट द प्रोमिसी, यानी कि उससे पहले पहले जो है उसको हम रिवोक कर सकते हैं। ए प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि एक प्रपोजल है जो है वो कब जो है खत्म हो जाएगी। फर्स्ट ए जो है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय प्रपोजल, यानी कि जो प्रपोजल है वो नोटिस से भी रिवोक किया जा सकता है। बाय फेलियर टू एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि जो एक्सेप्टर है वो अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है उसको फेल कर देता है वो, तो भी प्रपोजल रिवोक माना जाएगा। बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, यानी कि यदि डेथ और इंसैनिटी यानी कि उसको उसकी सैनिटी यानी कि उसका मेंटल स्टेबिलिटी जो है खत्म हो जाती है, तो भी जो है प्रपोजल जो है वो रिवोक माना जाएगा। तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 28 इज ए प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, अब प्रपोजल को कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? बाय नोटिस ऑफ एक्सेप्टेंस, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ प्रपोजल, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन फॉर ए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी तरीकों से जो है एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स आर द वन, यानी कि एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स कौन से हैं? मेड बाय फ्री कंसेंट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, हैविंग लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी चीजें जो है एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स में आती हैं। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू, क्वेश्चन नंबर 30 है, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट टू एज ऑफ द पार्टीज, साउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ पार्टीज, बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, एंड डी इंटेलिजेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉम्पिटेंसी किससे रिलेट करती है? बोथ एज एंड साउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि एज जो है मेजोरिटी के साथ साथ जो है उनकी साउंडनेस ऑफ माइंड भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कंसिडरेशन कैन ओनली बी प्रेजेंट, कंसिडरेशन कैन ओनली बी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है बी, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि आप ध्यान रखें कंसिडरेशन कभी भी यानी कि पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट अभी जो चल रहा है उसमें भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 32, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड इन इंग्लैंड ओनली, इंडिया ओनली, बोथ इंग्लैंड इन इंडिया, नाइदर इन इंग्लैंड नॉर इन इंडिया। आंसर है सी, बोथ
in England and in India, past consideration is valid. Question number 33 है, an agreement not to raise plea of limitation is valid and binding, void, voidable या illegal. तो ये एक void है, जो भी एग्रीमेंट है not to raise plea of limitation is a void agreement. Question number 34, a letter of acceptance sent by post is lost in transit. So there is a concluded contract as a letter of acceptance is put in course of transmission. B, there is no concluded contract as the acceptance has not come to the knowledge of the proposer. There is no concluded contract as the acceptance has not been communicated to the proposer. तो इसका आंसर है A. The letter of acceptance sent by post is lost in transit. There is a concluded contract. एक contract बन गया है as the letter of acceptance is put in course of transmission. Question number 35 है, when the consent to the contract is caused by coercion, the contract under section 19 is, क्या वो वैलिड है, वॉइडेबल है, वॉइड है या इलीगल है? तो आंसर है वॉइडेबल, यानी कि जहां भी कोर्शन आएगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो अंडर सेक्शन 19 जो है वो वॉइडेबल माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36 है, ए सन फोर्ज्ड बीज नेम टू ए प्रोमिसरी नोट. बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन obtains a bond from A for the amount of the forged note. If B sues on this bond, the court has no jurisdiction in this case, must not set aside the bond, may set aside the bond, none of the above. So may set aside a bond because इसमें minor आ गया है. A son forged B's name to a promissory note. If B sues on this bond, the court may set aside the bond. When the consent is caused by misrepresentation, यानी कि जहां पे misrepresentation आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल या इलीगल. यानी कि ये भी वॉइडेबल ही माना जाएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी वॉइडेबल. क्वेश्चन नंबर 38, when the consent is caused by undue influence, तो undue influence में क्या माना जाएगा, यहां पे भी वॉइडेबल ही माना जाएगा. When the parties are under mistake as to matter of fact, अब इसमें देखिए सेक्शन 20 में जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो दी हुई है, तो उसमें क्या माना जाएगा, क्या वो वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड या इलीगल माना जाएगा. तो यहां पे भी जो है वॉइडेबल ही माना जाएगा. तो ऑप्शन है बी. Where one of the parties is under mistake as to the matter of fact, the contract is, यहां पे एक पार्टी को मिस्टेक है तो वहां पे वो वैलिड माना जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ से जो है वो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल वेयर इट इज. देखिए जहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल है, वेयर इट इज, कहां पे, फॉरबिडन बाय लॉ और डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या विच इज फ्रॉडुलेंट, या विच इज इमोरल एंड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, या ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी चीजों में जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 42, इफ ओनली ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 24 शेल बी. यानी कि जहां पे कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का पार्ट जो है वो अनलॉफुल है, पूरा का पूरा अनलॉफुल नहीं है, तो वहां पे क्या माना जाएगा, वॉइड ही माना जाएगा इसको. यानी कि अगर सेग्रीगेट नहीं कर सकते हैं तो वो वॉइड ही माना जाएगा. ए कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 43, ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन अंडर सेक्शन 25 इज वॉइड. यानी कि अगर कंसिडरेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वॉइड माना जाएगा. इसका आंसर है सी. कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस विच बोथ द लॉ एंड पार्टीज रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू. कंसिडरेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए दोनों पार्टीज की नजर में और लॉ की नजर में. ओनली लॉ रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यू, ओनली पार्टीज रिगार्ड सम वैल्यू, ओनली एडुकेट वैल्यू नेसेसरी. तो इसका आंसर है ए, यानी कि कंसिडरेशन शुड बी समथिंग इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस विच बोथ द लॉ एंड पार्टीज रिगार्ड एज हैविंग सम वैल्यूज. क्वेश्चन नंबर 45, इफ द प्रपोजर प्रिस्क्राइब्स द मोड एंड मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस, यानी कि जब प्रपोजर जो है एक एक्सेप्टेंस का मोड और मैनर प्रिस्क्राइब करता है, द एक्सेप्टेंस कैन बी इन एनी मोड एंड मैनर, शुड बी इन द मैनर एंड मोड प्रिस्क्राइब्ड, कैन बी एनी रीजनेबल मैनर एंड मोड,
या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, इट शुड बी इन द मैनर एंड मोड प्रिस्क्राइब, यानी कि जो प्रपोजर ने मोड या मैनर प्रिस्क्राइब किया है एक्सेप्टेंस का, उसी में ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके अलावा में नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ एनी ऑफ देम इज, यानी कि पार्टीज जो है कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, इफ एनी ऑफ देम इज माइनर, इनसेन, डिक्लेयर्ड अनक्वालिफाइड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि माइनर भी कॉम्पिटेंट नहीं है, इनसेन भी कॉम्पिटेंट नहीं है और डिक्लेयर्ड अनक्वालिफाइड वो भी कॉम्पिटेंट नहीं है टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, कंसेंट इज फ्री अंडर सेक्शन 14 इफ नॉट कॉज्ड बाय, यानी कि अगर वो जो है कंसेंट नॉट कॉज्ड बाय कोशन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22 या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कंसेंट जो है फ्री मानी जाएगी अगर वो इन सब चीजों से कॉज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48, कंसेंट अंडर सेक्शन 13 मीन्स, अब कंसेंट क्या है? एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, ऑप्शन बी एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम, सी है एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग एट डिफरेंट टाइम्स, डी है एग्रीइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो इसका आंसर है ए, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन सेम सेंस, तभी कंसेंट मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड इनिशियली हाउएवर सीजेस टू बी एनफोर्सेबल सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनिशियली वो एनफोर्सेबल था लेकिन सब्सिक्वेंटली वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिमेन्स वैलिड, बिकम्स voidable when it ceases to be enforceable, becomes void when it ceases to be enforceable और become void since inception। तो इसका आंसर आएगा that it becomes void when it ceases to be enforceable। और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50, agreements the meaning of which is not certain or not capable of being made certain under section 29 is, यानी कि जो एग्रीमेंट सर्टेन नहीं है या जिनको सर्टेन नहीं किया जा सकता तो वो क्या है? वॉइड है, वॉइडेबल है, इलीगल है, वैलिड है, तो दे आर वॉइड। यानी कि एग्रीमेंट जो है वो उनका मीनिंग जो है, उनके अंदर जो भी टर्म्स हैं वो सारी सर्टेन होनी चाहिए और या उनको सर्टेन बना सकते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन जहां पे भी सर्टेन नहीं है एग्रीमेंट की जो है मतलब जो निकल रहा है उसका, तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। तो ये जो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, और मेरी आगे आने वाले वीडियोस में यही कोशिश होगी कि मैं आपको अलग अलग एक्ट्स के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि मैंने इसमें काफी रिसर्च करके जो है सभी क्वेश्चंस और आंसर जो है वो डाले हैं, कई बुक्स को कंसल्ट करके जो है मैं क्वेश्चंस जो है वो निकाल रहा हूं। लेकिन कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझसे कहीं कोई गलती हो गई है या कहीं आंसर जो है इनकरेक्ट मैंने आपको बता दिया है या कहीं गलत आ गया है, तो प्लीज जो है आप उसको पॉइंट आउट जरूर करें मुझे, ताकि मैं खुद भी जो है वो उसको करेक्ट करूं और आप सभी को जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही दूं और कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना हो, तो कहीं आपको आगे जाके उसका जो है नुकसान ना हो उस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का। तो प्लीज जो है आप जो है बताएं, कोई भी क्वेरी जो है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैंने ईमेल दे रखा है, और आप कमेंट्स के थ्रू भी जो है अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। जो भी जो है एमसीक्यू को पढ़ के जो है कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं आगे और भी वीडियोस डालूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।